अखिलेश यादव के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है और कुर्सी पाने के लिए खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया है। 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। वक्त जुलाई का रखा है, मॉनसून सेशन का। अखिलेश यादव बीजेपी के घर में सेंध लगाना चाहते हैं। योगी को हटाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता को ऑफर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आखिरी दांव खेल दिया है। दिल्ली से लखनऊ तक की पूरा स्क्रिप्ट क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए और केशव प्रसाद मौर्य मजबूत हो गए? अखिलेश यादव कितने कामयाब हो गए? यूपी का पूरा सियासी गणित इस रिपोर्ट से जानिए। अमेठी के जगदीशपुर से विधायक सुरेश पासी से मीटिंग। अयोध्या के बीकापुर से विधायक अमित चौहान से मुलाकात। मिर्जापुर के चुनार से विधायक अनुराग सिंह के साथ बैठक। प्रयागराज उत्तर से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से मीटिंग। कबीरनगर के खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज और मेहदावल विधायक राकेश सिंह से मुलाकात। उत्तर प्रदेश हज समिति के सदस्य इफ्तिकार हुसैन से मुलाकात। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों से मीटिंग। कोई मौजूदा विधायक है, कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व सांसद है, कोई ग्राम प्रधान है, तो कोई जिला अध्यक्ष है। यह संगठन की बैठक है। यह संगठन को मजबूत करने का काम है। सरकार भी योगी की है, संगठन भी योगी का है। यूपी में लीडर योगी हैं और यह बात लखनऊ से लेकर यूपी के गांव-गांव तक को पता है। जो लोग सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, खुला खुला ऑफर दे रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ को हटाने वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो लोग सरकार की विदाई का बिगुल बजा रहे हैं, वो सब भी जानते हैं योगी सत्ता में रहेंगे, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। उपचुनाव में मुद्दा बीजेपी में विरोध बनाना और बीजेपी के वोट को बांटना। ऐसा ही लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटाने वाला एजेंडा शुरू किया था। इसका इंपैक्ट भी पड़ा। अब अखिलेश यादव इसी का पार्ट 2 यूपी उपचुनाव में आजमाना चाहते हैं। लेकिन जब बात यूपी की आती है तो सिर्फ योगी ही दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके योगी को पीछे करना चाहते हैं। अखिलेश यादव सरकार बनाने वाला ऑफर साल 2022 से दे रहे हैं। 2022 यूपी चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव इसी लाइन पर हैं। यह सारी हेडलाइन साल 2022 की है। उस वक्त भी योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य का माहौल बनाने की कोशिश हुई थी। तब भी अखिलेश यादव ने बीजेपी वोटर्स को तोड़ने की कोशिश की थी। इस बार भी वही गेम प्लान है। ये तो खैर मानसून ऑफर दिया है अखिलेश जी ने, लेकिन इससे पहले भी वो ऑफर दे चुके हैं और वो हर वक्त तैयार हैं इस बात के लिए कि सांप्रदायिकता से काम करने वाले लोगों को प्रदेश के शीर्ष पद से हटा दिया जाए और उन लोगों को लाया जाए जो कम्युनल हार्मनी चाहते हैं और देश में सौहार्द का माहौल चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी अखिलेश यादव को है। यह भी सच है, बीजेपी में कुछ नेताओं ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उपचुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी कुर्सी जाएगी, इसका फैसला नतीजे करेंगे और बीजेपी इस बार लोकसभा वाली गलती नहीं करने वाली। यूपी पॉलिटिकल संग्राम में दिल्ली भी एक्टिव है। लखनऊ से सीधे रिपोर्ट दिल्ली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट मोदी को सौंपी गई है। मोदी और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात 45 मिनट तक चली। भूपेंद्र चौधरी ने 15 पन्नों की रिपोर्ट दी। यूपी की 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया। रिपोर्ट में यूपी के 6 क्षेत्रों में 8% वोट गिरने की बात कही। अब यह हुआ कैसे और क्यों हुआ, यह बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज से पहले तक, चुनाव के शंखनाद से पहले तक यूपी में राम लहर थी, मोदी लहर थी, योगी का काम बोल रहा था। पूरा माहौल बीजेपी की तरफ था। विरोधी दूर दूर तक नहीं थे। जनवरी फरवरी तक वोट ग्राफ में भगवा ही भगवा था। लेकिन अचानक कैसे पूरा नैरेटिव बदला, यह चौंकाने वाला है। सबसे पहले बीजेपी की रिपोर्ट में किस क्षेत्र में कितना नुकसान बताया गया है, यह जानिए। पश्चिम और काशी रीजन में बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है।
28 सीटों में से बीजेपी केवल 8 सीट जीत पाई, तो ब्रज क्षेत्र में कुल 13 में से 8 सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी ने गोरखपुर के आसपास की सभी सीटें भले ही जीत ली, लेकिन गोरखपुर रीजन के कुल 13 में से 6 सीट पर ही कमल खिल सका, 7 में हार मिली। अवध क्षेत्र में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट भी अवध रीजन में ही आती है। इस रीजन में कुल 16 सीटें हैं, जिनमें से 7 पर ही बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब हो पाए। कानपुर बुंदेलखंड का भी लगभग यही हाल रहा। यहां 10 सीटों में से केवल 4 सीट पर कमल खिल पाया। यहां पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हो गई। अगर ये चुनाव जीत गए इन्होंने बीजेपी, ये सब एकदम से नहीं हुआ, किसी एक बयान पर नहीं हुआ, किसी एक बात से वोट नहीं बदला, बल्कि यूपी को लेकर कई कहानियां सुनाई गईं, कई दावे किए गए। इंडी अलायंस का पूरा इकोसिस्टम फेक न्यूज को सच बताने में लगा हुआ था, जो जनता को दिखने भी लगा। रिपोर्ट की पहली वजह यूपी के अफसरों और प्रशासन की मनमानी बताई गई। दूसरी वजह कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने से नाराजगी है। संविधान बदलने पर नेताओं की बयानबाजी, संविदा पर भर्तियों में आरक्षण नहीं मिलना, 6 साल से पेपर लीक होने से युवाओं में गुस्सा, राजपूत समाज में बीजेपी से नाराजगी। 7वीं अग्निवीर बड़ा चुनावी मुद्दा बना। जल्दी टिकट बांटने की वजह से 6ठे और 7वें चरण तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी आना। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा हावी रहा। जब यह सब कुछ हो रहा था तो इसकी भनक बीजेपी को लगी थी। स्थानीय नेताओं, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को भी सुनाई दे रहा था, लेकिन इन बातों को इग्नोर करना भारी पड़ा। यही बात योगी ने भी बीजेपी की मीटिंग में कही थी। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाली लाइन पर थे। दोनों का टारगेट बीजेपी के ओबीसी वोटर्स को तोड़ना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट में कमी आई है। कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य और लोध जातियां बीजेपी से दूर हुई, तो बीएसपी का कोर वोटर बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इस बार बीएसपी के कोर वोट में 10% की गिरावट आई है और 2019 की तुलना में बीएसपी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया। लेकिन जाटव, खटिक और पासी समाज का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव में पूरी कमांड योगी के पास नहीं थी। टिकट का फैसला, चुनावी रणनीति का फैसला, किस मुद्दे को कितना उठाना है, संगठन को कैसे लीड करना है, अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग नेतृत्व था। यूपी में पिछले 72 घंटे में कई मीटिंग हुई, कहीं सेटिंग करने की कोशिश हुई, संगठन से सरकार तक की कमेंट्री हुई। योगी पर प्रेशर पॉलिटिक्स आजमाई गई। 16 जुलाई को नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिले, फिर नड्डा और भूपेंद्र चौधरी में मुलाकात हुई। 17 जुलाई को पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई। इसके बाद अमित शाह से भी भूपेंद्र चौधरी मिले और फिर मोदी शाह में करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। और आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए। फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ हैं। योगी को उपचुनाव में फ्री हैंड मिला है। टीम भी योगी की है, लीड भी योगी अपने स्टाइल में करेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी शांत हैं। संगठन और सरकार दोनों के साथ खड़े हैं। यूपी का सीएम नहीं बदला जाएगा, लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम बदल सकता है। भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है। नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का हो सकता है। इस रेस में केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे है। ऐसा क्या है जो अखिलेश यादव इस वक्त योगी की जगह केशव प्रसाद मौर्य पर अटैक कर रहे हैं? केशव प्रसाद भी अखिलेश को तुरंत जवाब देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के जरिए बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। 2017 यूपी चुनाव में केशव प्रसाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। यूपी में ओबीसी वोट 45% है। 17 के यूपी चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। इसी वोट बैंक ने अखिलेश यादव को लखनऊ से दूर कर दिया। अब अखिलेश केशव प्रसाद से उनका वोट बैंक दूर करना चाहते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता हैं, जातीय गणित में वो जरूरी हैं, लेकिन ये भी सच है कि चुनावी मैदान में वो जीते कम हारे ज्यादा हैं। इस बार उपचुनाव में हार का कोई चांस नहीं है। 10 सीटों पर इम्तिहान है और योगी को हर हाल में टॉप करना है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे चुनाव के साथ खत्म हो गए। उपचुनाव से पहले कांवड़ यात्रा है, यहीं से चुनावी मोमेंटम सेट होगा। कांवड़ रूट में 4 विधानसभा पड़ती हैं, जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कुंदरकी विधानसभा, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर। यहां पर कांवड़ यात्रा का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर पड़ता है। कांवड़ यात्रा रूट में जितने भी ठेले लगते हैं, जितने भी रेहड़ी वाले हैं, जो ढाबे वाले हैं, सब जगह पर नाम वाले ऐसे पेपर पोस्टर लगे हैं। खालापार इलाके में मौजूद है और ये देखिए आम की एक रेडी है जहां पर नाम लिखा हुआ है निसार फल, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि आप अपने नाम का खुलासा कीजिए, सबको आप अपना नाम बताइए, उसके बाद मर्जी है जो कांवड़ यात्री है वो आपसे फल खरीदे या नहीं। जो रेडी पटरी के मालिक है उनसे बात करते हैं। अब तो सबको पता चल गया आपका नाम निसार है जी, निसार है। कि कब से आप रेडी ये लगा रहे हैं यहाँ पर? मुझे हो गए 20-25 साल हो गए लगाते थे। 20-25 साल जी, इसी रूट पर आप लगाते हैं, हमेशा ही खड़े लगाता होते हैं। हूँ। कभी पहले हुआ था क्या इस तरह का कि भाई अपना नाम बताए? तब कभी इस तरह का नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये हाकिम फल वाला ये लगा हुआ है बाकायदा। ये आम और केला बेचते हैं हाकिम साहब। आपका नाम हाकिम है? हाकिम है आपका नाम हाकिम जी, हाकिम है। कितने सालों से लगा रहे हैं आप? मैं हाँ 20-25 साल। 20-25 साल हो रहे हैं। क्या बोला आपको पुलिस ने आकर? उन्होंने क्या तख्ती लगा, उस पर नाम लिख के आपकी, तो हमने नाम लिख रहे तख्ती लगा दी। परेशानी हो रही है क्या लगाने से? अगर पहचान आपकी पता चल रही, कोई दिक्कत है? दुकानदारी है ही नहीं। तो कौन, यहाँ तो सब मुस्लिम रहते हैं ना आस पास? तो नहीं, मुस्लिम तो रहता है, तो कावड़ की वजह से है, इसमें दिक्कत है जो कावड़ की। हाँ, तो क्या करेंगे जब अभी तो कावड़ कम चल रहे हैं? कावड़ में बंद करवा देते हैं या बंद कर देते हैं ठेले बस। नाम लिखना जरूरी हुआ तो यूपी में नाम वाली राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश को उपचुनाव वाला मुद्दा मिल गया। गुड्डू, मुन्ना, छोटू सबका हिसाब मांगने लगे। अखिलेश ने पूछा, गुड्डू ऐसे नाम से पहचान कैसे होगी? कांवड़ रूट में ऐसी दुकान मिली जिसका नाम मोनू जूस सेंटर है, लेकिन इसके आगे जो पता चला वो आप भी देखिए। वो आया नु कह रहे क्या के वे इमरान के नाम से लगाओ ये फोन, इसका नाम से लगाओ। हाँ इमरान के, जो कटवा दो। इसका क्या है, वो अपने नाम से हाँ बैनर लगाए। जी, तो किस नाम से है आपका? ये मेरे लड़के के नाम से जी, मोनू जूस सेंटर। अब मैं कह रहे तो अपने नाम से लगाओ। मैंने जी सर अपने नाम से लगा लेंगे। बताओ, इमरान के नाम से। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आपने अपने नाम से लगाया जी। तो कांवड़ यात्रा में किस तरह से आपकी सेल है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब न्यू तो पता नहीं जी कितने बिके कितने नहीं। तो नहीं क्या कांवड़ यात्री पहले आते थे जी आपकी दुकान पे? जी हाँ, 8 साल लगावे। यूपी में जैसे हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक शुरू होता है, दूर दूर से मुस्लिम वोट के ठेकेदारों की एंट्री हो जाती है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी की तुलना सीधे हिटलर से कर दी। यूपी पर बंगाल से भी आवाज उठने लगी। यूपी उपचुनाव से पहले कांवड़ यात्रा बड़ा मुद्दा बन रही है। एंटी बीजेपी मोर्चा इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देख रहा है, हिटलर तक मुद्दे को ले जा रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत में इस फैसले का अलग ही असर पड़ रहा है। सभी जो दुकानदार है उनको अपने नाम का उजागर करना होगा और हम देख रहे हैं कि नेम प्लेट लग भी गई है, लेकिन उस मामले में असदुद्दीन ओवैसी हो, जावेद अख्तर, तमाम लोगों के बयान भी आ रहे हैं। पहले तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, एसएसपी के आदेश को? देखिए, पहली बात तो ये पूर्व प्रचलित व्यवस्था है
पहले बुला के कहा जाता था सबको, इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने लिखित में जारी किया है। दूसरी बात, इसमें कहीं धार्मिक उसका जिक्र नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि लोगों को बताया जाए कि किसके उस पर आप खा रहे हो, चूंकि कावड़ के समय में बहुत सेंसिटिविटी रहती है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती हैं उस समय। दुर्मी वैसी का बयान आया है कि ये तो हिटलर क्या करता था उस तरह से, और जावेद अख्तर कह रहे हैं कि नाजी जिस तरह वो तमाम चीजें थी उस तरह से मुजफ्फरनगर में हो रहा है। देखिए, पहली बात तो आदेश में कहीं रेहड़ी पट्टी का जिक्र नहीं है, मैंने भी वो आदेश पढ़ा है। दूसरी बात, आज एक विवाद हुआ, आप अखबार पढ़ना, कि जिसमें कावड़िया गुजर रहे थे किसी होटल पर, प्याज और लहसुन का खाना बना हुआ था, जिस पर विवाद पैदा हो गया। तो बात वेज और नॉन वेज की भी नहीं है। जब कावड़िया लोग गुजरते हैं तो प्याज लहसुन इनसे भी दूर रहते हैं। मुस्लिम समुदाय में अगर आप देखेंगे तो लाला मीट खाते हैं, वो नहीं कहते कि हम दूसरा नहीं खाएंगे, कहेंगे ना। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, देश में सबको अधिकार है अपने धार्मिक पर्व के दौरान किस तरह को खाना खाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान खड़े हुए थे, लेकिन इस बार हार गए। मुस्लिम वोटर्स ने एक मुश्त साइकिल का बटन दबाया, जबकि हिंदू वोटर्स जातियों में बंटे थे। इस क्षेत्र का धर्म कांटा भी समझिए। हिंदू आबादी 57.5% है, मुस्लिम 41% से ज्यादा है। जाति के हिसाब से दलित 2 लाख, जाट 1.5 लाख और मुसलमान 5 लाख हैं। अब समझिए आखिर क्यों नाम बताओ और लिखो वाला अभियान शुरू हुआ। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुछ मुस्लिम पहचान छिपाकर खाने पीने की दुकान चलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम रखते हैं। नाम की वजह से कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से कई बार विवाद तक हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं कई साल से हो रही हैं। कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया, अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं, और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं, जो कावड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। हिंदू पक्ष इस फैसले से खुश है, तो मुस्लिम संगठन अब मोर्चाबंदी की तैयारी में है। किसी के नाम का खुलासा हो रहा है, कोई होटल हो या कोई रेडी पटरी वाला अपने नाम का कोई बोर्ड लगा रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, इसके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है। इस तरह के आदेश अगर पारित होंगे तो क्या समाज के अंदर दूरी पैदा नहीं होगी? ये आदेश दे दिया और आप इसका असर भी देख रहे हैं कि जमीन पर हम खतौली से लेकर और मीनाक्षी चौक और दूर तक रामपुर तिराहे तक भी गए, तमाम जगहों पर इसका असर नजर आ रहा है। रेडी पटरी वाले हो, होटल वाले हो, तमाम लोगों ने तो नाम लगा लिए हैं। अब क्या, आप कोई क्या चाहते हैं, आप क्या हो अब? नहीं, हम बहुत जल्द अपने जिले के अंदर कौमी एकता का, हिंदू मुस्लिम भाईचारा इत्तेहाद का, बहुत जल्दी हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कम्युनिस्ट, जितने भी लोग हैं, हम सबको साथ लेकर बहुत जल्दी एक प्रोग्राम। फैसले का विरोध भी हो रहा है और विवाद भी हो रहा है और समर्थन भी। यह फैसला उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा।